तो कैसी कट रही है? उम्मीद है बढ़िया कट रही होगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। समझ लें कि ये एक नए यूट्यूबर की आपसे रिक्वेस्ट है। दरअसल जब मैं पहले वीडियोस बना रहा था तो शुरुआत के हिसाब से मेरे व्यूज काफी अच्छे आ रहे थे, लेकिन बीच में मैं बीमार हो गया और टाइम से वीडियोस नहीं बना पाया, जिससे हुआ ये कि मेरी वीडियोस टाइम पर न आने की वजह से व्यूज आना कम हो गए। इस वजह से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप में से जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें। इसी से ही मुझे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है और अब से मैं कोशिश करूंगा कि टाइम से वीडियोस डाल पाऊं। तो अब हम बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सोलो लेवलिंग एपिसोड 10 की शुरुआत में हम जिन्वू और जूही को एक साथ देखते हैं, जहां जूही उससे कहती है कि अब तुम पहले से काफी ज्यादा बदल गए हो, जबकि मैं अभी भी बिल्कुल भी नहीं बदली। मैं काफी ज्यादा डरपोक हूँ, इस वजह से मैं एक हंटर नहीं बन सकती। मैंने इस चीज के लिए काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रही। मुझे वाकई ही में ए रैंक या बी रैंक या कम से कम सी रैंक की रेट्स में तो हिस्सा लेना ही चाहिए, लेकिन मैं डरपोक हूँ, इस वजह से मैं टी रैंक और ई रैंक की रेट्स में हिस्सा लेती हूँ। लेकिन मैं इसी वजह से ही तुमसे मिल पाई। तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि हम एक अच्छी जगह पर खाना खाने जाएंगे, और वो उसे वही स्पिरिचुअल स्टोन जो कि जिन्वू ने उसे डबल डेंजन में दिया था वापस देते हुए कहती है कि मैं अब रिटायर होने जा रही हूँ, मैं वापस अपने पेरेंट्स के पास जा रही हूँ, और अगर तुम कभी उस जगह के पास घूमो तो मुझसे मिलने जरूर आना। जिन्वू उससे वो स्पिरिचुअल स्टोन लेते हुए कहता है अगर ऐसा होगा तो मैं तुम्हें इनवाइट जरूर करूंगा। इसके बाद जूही वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ जिनचुल जिन्वू से कहता है कि मैं ये यकीन नहीं कर सकता कि तुम्हारे जैसा एक ई रैंक का हंटर कांग ताइसिक जैसे बी रैंक के हंटर को हरा दे, और वैसे भी हमने तुम्हें एग्जामिन कर लिया था कि तुम्हें रीअवेकनिंग मिली है या नहीं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें वार्निंग दे देता हूँ। जिन्वू पूछता है कि आपकी इस बात का क्या मतलब है? जिनचुल कहता है कि जिस डेंजन की रेड में हुआंग दाइसुक और उसकी टीम मारी गई थी उसमें सिर्फ तुम और एक डी रैंक का हंटर ही बचे थे, और हो सकता है कि हुआंग दाइसुक का छोटा भाई हुआंग दाइसु तुम दोनों को टारगेट करे। जो सुनकर जिन्वू हैरानगी से पूछता है क्या हुआंग दाइसु? वो तो एक एस रैंक का हंटर है। जिनचुल कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा। उसे इस चीज की परवाह नहीं है कि असल में उस डेंजन में क्या हुआ था, वो बस इस चीज को देखेगा कि उसका भाई मारा गया जबकि तुम लोग सरवाइव कर गए। एक एस रैंक के हंटर के आगे कानून कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो चाहे तो एक क्लाइमेटी भी ला सकते हैं। दूसरे लफ्जों में कहें तो एक मॉन्स्टर जिससे मॉन्स्टर भी डरे वो तुम्हारे खून का प्यासा है। इसके बाद जिनचुल वहाँ से जाते हुए उससे कहता है कि हो सके तो अपनी फैमिली को लेकर इस कंट्री को छोड़ दो। इधर जिन्वू सोचता है कि मेरे पास अब स्ट्रॉन्ग होने की एक और वजह है। सीन शिफ्ट होता है और जिन्वू जिन्हो के साथ सी रैंक की रेड्स के लिए आया हुआ होता है, और जैसा कि जिन्वू ने उससे कहा था कि हम अपना कोटा पूरा करने के लिए कुछ दूसरे हंटर्स को हायर कर लेंगे, लेकिन जिन्वू उन लोगों को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर लंगड़े, शराबी, मोटे, पतले, आरे, टेढ़े हर किस्म के लोग थे। जिस पर जिन्हो कहता है ये बिल्कुल सही है, ये लोग हंटर्स तो हैं लेकिन किसी वजह से डेंजन रेड्स में हिस्सा नहीं ले सकते, और वैसे भी ये हमारे साथ डेंजन के अंदर नहीं जाने वाले। तभी जिन्वू देखता है कि वहाँ पर एक छोटी लड़की भी थी। जिन्हो बताता है अगर आप एक हंटर हो तो रेड्स में हिस्सा लेने के लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मगर वो लड़की उनकी बात सुन लेती है और वो उनसे आकर कहती है कि मैं भी एक क्वालिफाइड हंटर हूँ। जिन्वू उससे कहता है लेकिन तुम तो एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो, क्या तुम्हारे पास रेडिंग का एक्सपीरियंस भी है, और तुम जरूर एक ई रैंक की हंटर होगी। जिस पर वो लड़की उसे कुछ नहीं कह पाती। फिर जिन्वू कहता है वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मैं और जिन्हो ही अंदर जाएंगे। तभी एक लड़का उनसे पूछता है क्या वाकई ही सिर्फ आप दोनों अंदर जाएंगे और हमें यहाँ बाहर रुकने पर आप 3 मिलियन पे करेंगे? जिन्हो कहता है आपने बिल्कुल सही कहा, आपको हर रेट के ऊपर 3 मिलियन दिए जाएंगे। जो सुनकर वो सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिन्हो साथ में ये भी बताता है कि आपको इस रेट के बारे में किसी को भी नहीं बताना है, अगर आप ऐसा करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपको हमें 10 गुना ज्यादा पे करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जिन्वू साइड पर खड़ा होकर उस र्यून स्टोन को देख रहा होता है जो कि उसे कांग ताइसिक को मारने पर मिला था, जिसे यूज करने पर उसे स्टेल्थ स्किल मिल जाती है। ये वही स्किल है जिसे कांग ताइसिक यूज करके जिन्हो से लड़ पा रहा था। तभी जिन्हो उसके पीछे एक बहुत ही अजीब सा आर्मर पहनकर आ जाता है और वो उस आर्मर की काफी ज्यादा तारीफें करने लगता है, मगर जिन्हो उसे एक उंगली मारकर नीचे गिरा देता है और उस आर्मर के पहनने की वजह से जिन्हो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। इसके बाद वो दोनों उस डेंजन के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और अभी भी जिन्हो ने उस आर्मर का हेलमेट पहना हुआ था और वो दोनों उस डेंजन के अंदर चले जाते हैं। इधर दूसरे लोग उनके पीछे आपस में बात करने लगते हैं, क्या वाकई ही सिर्फ ये दोनों आपस में अंदर जाने वाले हैं? दूसरा कहता है हमने उनको वार्निंग दी थी लेकिन उन्होंने हमें पहले ही पे कर दिया है, तो इससे अब क्या फर्क पड़ता है? उनमें से जो शराबी था वो शराब पीते हुए कहता है
एक ई रैंक और डी रैंक का हंटर सी रैंक की डेंजन को संभालेंगे। वो दोनों बेवकूफ नहीं जानते कि वहाँ पर उनके साथ क्या हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है और हम जिन्हा को अपने स्कूल में देखते हैं, जो कि अपनी दोस्त के बारे में सोचते हुए कहती है, क्या सोंगजी दोबारा से स्कूल नहीं आई है? सोंगजी दरअसल वही लड़की है। तभी जिन्हो भागते हुए उस डेंजन से बाहर निकलता है, जिससे वहाँ पर लोग समझते हैं कि शायद वो लोग वहाँ से भागकर आ गए हैं। तभी वो देखते हैं कि वो डेंजन गेट क्लोज हो रही है और जिन्हो बड़े आराम से वहाँ से बाहर आ रहा था, जैसे वो तो वहाँ पर चाय पीने गया था और उसे वहाँ से ऐसे बाहर आते देख कर सबके मुंह खुले के खुले ही रह गए थे। यहाँ तक कि सोंगजी यानी वो लड़की भी काफी ज्यादा हैरान थी। इसके बाद हम जिन्हो को देखते हैं जो इसी तरह एक और सी रैंक की रेड में गोबलिन्स को सिर्फ अपने एक ही हाथ से मार रहा होता है और वो बड़ी आसानी से उनके बॉस को भी मार देता है। साथ में उसे लेवल अप का नोटिफिकेशन भी आता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सरपेंट जिन्हो के पीछे पड़ा हुआ होता है, मगर तभी जिन्हो साइड से आकर उस सरपेंट को एक जोरदार लात मारता है और वो उस सरपेंट को भी मार देता है और वो इसी तरह बाकी सारी रेड्स को भी काफी आसानी से क्लियर कर देता है, जहाँ वो एक रेड में मॉन्स्टर को अपनी स्टेल्थ स्किल के जरिए मारता है। जिन्हो भी ये देखकर कहता है कि मैंने उनके पास पहले ये स्किल नहीं देखी थी, वो वाकई ही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। इधर जिन्हो को लेवल अप करने के साथ नोटिफिकेशन आता है कि उसकी डैश स्किल भी लेवल अप हो गई है और वो कुछ देख कर हैरान हो जाता है। तभी एक मॉन्स्टर उसके पीछे आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर जिन्हो बड़ी तेजी से पीछे मुड़ता है और अपनी एक नई स्किल का इस्तेमाल कर उस मॉन्स्टर को मार देता है। हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर को मारने पर उसे दो अलग स्किल फाइटर स्ट्राइक और एडवांस डैगर वेल्डिंग मिलती है। इसके बाद जिन्हो साइड पर बैठकर अपना स्टेटस देखने लगता है, जहां वो सोचता है कि उसे अब तक काफी अच्छी स्किल्स मिल चुकी हैं, लेकिन मेरे पास इतना माना नहीं है कि मैं उन्हें ज्यादा इस्तेमाल कर सकूं। मुझे अपनी इंटेलेक्ट को बढ़ाना चाहिए। चीजें काफी ज्यादा स्मूथली चल रही हैं, तो क्या मुझे डीमन कासल जाना चाहिए? नहीं, अभी शायद मैं ए या बी रैंक का हंटर हूँ, तो शायद मैं अभी उस डेंजन को नहीं संभाल सकता। तभी उसे उसके सिस्टम पर जॉब चेंज रिक्वेस्ट मिलती है। सीन शिफ्ट होता है और हम व्हाइट टाइगर गिल्ड की बिल्डिंग को देखते हैं, जहाँ के मैनेजर को एक आदमी एक रिपोर्ट दिखाता है, जिसे देखकर वो भी हैरान हो जाता है, क्योंकि किसी ने उनसे सी रैंक डेंजन के राइट्स लेने के लिए उन्हें 150 मिलियन पे किए थे, जो कि मार्केट रेट से तकरीबन डबल पैसे बनते हैं। और इस स्ट्राइक टीम का कैप्टन और कोई नहीं बल्कि यू जिन्हो ही होता है, मगर उस मैनेजर को इस बारे में नहीं पता होता कि आखिर वो कौन है। तो वो आदमी बताता है कि वो वू जिन कंस्ट्रक्शन के मालिक का बेटा है। तभी वो मैनेजर जिन्हो का नाम भी वहाँ पर देखता है और उसे याद आता है कि ये तो वही आदमी है जो कि डबल डेंजन से बच गया था, और वो यही देखकर कुछ सोचने लगता है। सीन जिन्हो और उसकी स्ट्राइक टीम पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर दूसरे लोग तो बड़े आराम से बैठकर ताश खेल रहे थे, जैसे यहाँ पर पिकनिक मनाने आए हों। तभी जिन्हो वहाँ से गुजरते हुए सोंगजी से कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? मगर सोंगजी उसे कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद हम दोबारा से उसी मैनेजर और उसके असिस्टेंट को देखते हैं, जहाँ पर उसका असिस्टेंट उससे पूछता है कि आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि संग जिन्हो एक रीअवेकन्ड है, जिस पर वो मैनेजर बताता है कि संग जिन्हो 3 डिजास्टर्स में फंसा और उसमें सरवाइव कर गया, जिसमें पहले नंबर पे वो डबल डेंजन में बचा, दूसरा वहाँ जहाँ पर हुआंग ताइसुक और उसकी टीम मारी गई थी, और तीसरे नंबर पे वो कांग ताइसिक वाले एक्सीडेंट में भी बच गया। इन सारे एक्सीडेंट में काफी ज्यादा खून खराबा हुआ, लेकिन वो सब में बच गया, जिसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि वो एक रीअवेकन्ड है। उसका असिस्टेंट पूछता है वो सब तो ठीक है, लेकिन आप करना क्या चाहते हैं? वो मैनेजर कहता है जाहिर सी बात है मैं उसे स्काउट करूंगा, मगर वो वहाँ जाकर ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वहाँ पर मौजूद बाकी सारे हंटर चिल मना रहे थे, जैसे वो यहाँ पर पिकनिक मनाने आए हों। तभी सोंगजी उनके पास आकर कहती है कि इस जगह पर खतरा है, जिस पर वो मैनेजर कहता है मुझे माफ करना, मैं बस यहाँ पर काफी सारे हंटर्स को देख के क्यूरियस हो गया था। उसका असिस्टेंट उससे कहता है कि तुम्हारा भी इस गेट के इतना करीब होना सेफ नहीं है, जिस पर सोंगजी कहती है मुझे बच्चे की तरह ट्रीट मत करो, मैं भी एक हंटर हूँ। जो सुनकर वो मैनेजर कहता है तो यानी कि तुम भी इस स्ट्राइक टीम का हिस्सा हो, जिस पर सोंगजी काफी दबी आवाज में उसे हाँ में जवाब देती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो खुद तो डेंजन में जा ही नहीं रही थी। अब ये सब देखकर उस मैनेजर को अपनी बात पे पूरा यकीन हो जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी जिन्हो भी वो डेंजर क्लियर करके वहाँ पर आ जाता है और वो जिन्हो से कहता है कि कल का शेड्यूल कैसा है, कल मुझे एक जरूरी काम है। जिन्हो कहता है कि मैंने कुछ डेंजर्स रिजर्व कर रखी हैं, अगर आप कहते हैं तो मैं उन्हें कैंसिल कर देता हूँ। जिन्हो कहता है ऐसा करने पर तुम्हारे पैसे जाया हो जाएंगे। तो जिन्हो कहता है कि मैं उन्हें 2 दिन तक और संभाल सकता हूँ। जिन्हो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम उन्हें डिले कर दो। इसके बाद हम जोंगिन को देखते हैं, जिसे एक डरावना सपना आता है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और उसके हाथ में वो रिपोर्ट भी होती है जिसमें वो जेजू आइलैंड के ऊपर अटैक करने का प्लान बना रहा था। इसके बाद हम जिन्हो को देखते हैं, जिससे वही मैनेजर उससे बात करने के लिए आता है और वो अपने बारे में बताते हुए कहता है कि उसका नाम संगमिन है और वो व्हाइट टाइगर गिल्ड सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन टीम का मैनेजर है। इसके बाद वो दोनों एक कैफे में बैठकर
आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ संगमिन उससे कहता है कि अगर तुम व्हाइट टाइगर गिल्ड को ज्वाइन कर लोगे तो यूजिन कंस्ट्रक्शन तुम्हें जितना दे रही है मैं तुम्हें उसे डबल पे करूंगा, और अगर तुम्हारी कोई एडिशनल कंडीशन है तो वो भी तुम हमें बता सकते हो। और वो अपने मन में सोचता है कि जो हंटर पहले एक ई रैंक का था उसके लिए ये एक बड़ी ऑफर है, तो वो जरूर मान जाएगा। तभी जिनवू उससे पूछता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड हेडक्वार्टर की क्या वैल्यू होगी, जिस पर संगमिन पहले तो थोड़ा हैरान होता है और फिर बताता है शायद वो 50 बिलियन के आसपास होगी। तभी जिनवू कहता है तो यानी कि तुम मुझे इतने पैसे ही ऑफर कर रहे हो। संगमिन कहता है मैं आपकी बात समझा नहीं। दूसरी तरफ हम उसके असिस्टेंट को देखते हैं जो कि बाहर बैठकर लड़कियों को तार रहा था। इधर संगमिन ये जानकर पूरी तरीके से हैरान हो गया था कि जिन्होंने उसे 30 बिलियन ऑफर किए हैं। जिनवू बताता है अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकता हूँ। संगमिन कहता है मुझे आपकी बात पर यकीन है, लेकिन आप जितनी बड़ी ऑफर मांग रहे हैं मैं अकेले इस चीज का फैसला नहीं कर सकता। जिनवू कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर हमारी बात यहाँ पर खत्म हुई। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो संगमिन के पास रुक कर कहता है कि मैं इस चीज के लिए क्यूरियस हूँ कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझ पर नजर रख रहे थे। तभी संगमिन को कुछ महसूस होता है, मगर वो जब जिनवू की तरफ देखता है तो वो वहाँ पर नहीं होता और वो उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसके गाल पर एक कट लग जाता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये तो स्टेल्थ स्किल है। तो क्या जिनवू दोबारा स्टेल्थ स्किल के साथ अवेकन हुआ है? और वो जिनवू से कहता है मुझे माफ करना, मैं बिना बताए आपका पीछा कर रहा था, लेकिन मेरा आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। फिर वो उसे बताता है कि उसे इस बारे में कैसे पता चला। जिनवू उससे पूछता है तुम्हारे अलावा और कौन कौन इस बारे में जानता है? संगमिन बताता है कि सिर्फ मैं और मेरा असिस्टेंट ही इस बारे में जानते हैं। जिनवू कहता है कि मैं एक लो प्रोफाइल रखना चाहता हूँ और अगर लोगों को मेरे बारे में पता चला तो मैं सबसे पहले तुम दोनों को ही सस्पेक्ट करूंगा। संगमिन कहता है मुझे हर चीज के बारे में गिल्ड के हेड को रिपोर्ट करनी होती है, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, इसलिए मैं श्योर करूंगा कि मेरा असिस्टेंट इस बारे में किसी को न बताए। फिर जिनवू अचानक उसके सामने अपेयर हो जाता है और कहता है लगता है सी रैंक की डेंजर्स लेने से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मुझे माफ करना लेकिन हम ये काम थोड़े और वक्त तक करेंगे, क्यों ना हम आपस में एक डील कर लें, मैं तुम्हें 3 सी रैंक की डेंजर्स बेच सकता हूँ। संगमिन कहता है ठीक है, उनकी प्राइस कितनी होगी? जिनवू कहता है हर डेंजन के 300 मिलियन। जो सुनकर संगमिन हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है कि डेंजन से मिलने वाले माना क्रिस्टल और एसेंस स्टोन की कीमत ही 200 मिलियन होती है, तो क्या आप कम से कम 200 मिलियन तक प्राइस कम नहीं कर सकते? मगर जिनवू उसकी बात पूरी होने से पहले ही मान जाता है, जो देखकर संगमिन भी हैरान हो जाता है कि जिनवू इतनी आसानी से कैसे मान गया। जिनवू कहता है तो मैंने तुम्हें अपनी 3 डेंजर्स बेच दी हैं, तो तुम्हें मुझे 600 मिलियन पे करने पड़ेंगे। और साथ में वो उसे आंखें बंद कर मुंह खोलने का कहता है। अरे नहीं, कुछ गलत मत समझना, वो बस उसे दवाई पिलाता है ताकि जो कट उसने उसे लगाया था वो उसे हील कर ले। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। संगमिन उससे कहता है कि आपने मुझे इतना कुछ दिखाया है तो इसका मतलब ये है कि आप मुझ पर भरोसा रखते हैं। जिनवू कहता है तब तक जब तक तुम अपना मुंह बंद रखो। तभी उसका असिस्टेंट भी आकर उससे पूछता है कि आखिर आपकी उससे डील कैसी रही? संगमिन कहता है कि ये उसे काफी बड़ी डील है जितना कि मैंने सोची थी। उसके अगले दिन संगमिन को पता चलता है कि जिनवू ने जो उसे डेंजर्स बेची थी वो उसी की ही गिल्ड्स की डेंजन थी, जिनकी कीमत 70 मिलियन के आसपास थी, जबकि जिनवू ने तो वो डेंजर्स उसे 600 मिलियन में बेची थी। जो देखकर संगमिन पूरी तरीके से शॉक में चला जाता है। वो सोचता है ना सिर्फ मैं उसे अपने गिल्ड में शामिल कर पाया बल्कि उसने मेरे साथ स्कैम भी कर दिया। तभी उसे जिनवू का मैसेज आता है कि इसके जरिए मैं भूल जाऊंगा कि तुमने मेरी जासूसी करने की कोशिश की थी। संगमिन कहता है कोई बात नहीं, कम से कम मुझे जिनवू का नंबर तो मिल गया। इसके बाद हम जिनवू को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट्स में बताएं। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हमारी दूसरी वीडियो को भी सपोर्ट करें। तब तक के लिए इत्ते की मस्त।